नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं एक ऐसे विषय पर आ रहा हूँ जो नाणकीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सर्विसेज जो भारत में है, उसका शुरू से अब तक कैसा चला है, उस बात पर मैं आपके साथ बात करूंगा। अगर अंग्रेजी में उसे कहा जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाणकीय सेवाओं में सबको समावेश करना, यह इस विषय पर मैं बोल रहा हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें आज पार्ट 1 होगा और फिर दोबारा इसका पार्ट 2 भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, 2017 से अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरे विश्व में स्मार्टफोन के द्वारा पेमेंट की शुरुआत हुई। यानी स्मार्टफोन अगर है आपके पास तो आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, भारत में 2016 से यूपीआई आया, यानी वह पेमेंट देने के लिए या पेमेंट रिसीव करने में भी काम आता है। यानी यह फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें हुआ। लेकिन कब? 2014 के बाद ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हुई, उसके पूर्व ये नहीं थी। हमारे लिए एक शर्म की बात है। अफ्रीकन कंट्रीज में साल 2007 में, यानी हम 2017 में बात कर रहे हैं, और वो अफ्रीकन कंट्री जो है वो 2007 में एम पैसा नाम का डिजिटल व्यवस्था उन्होंने कर ली और उसके द्वारा लेन देन शुरू हुआ। लेकिन हम लोग यानी भारत सरकार गत 50 साल से प्रयत्न कर रही है कि जिससे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाणकीय सेवाओं में सबका समावेश हो, इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की आधुनिकता के अभाव से यह नहीं हुआ। लेकिन क्या कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। 1969 में जो प्राइवेट बैंक्स थी वो सारी बैंक्स को नेशनलाइज, राष्ट्रीयकृत किया गया। यानी जिसकी वजह से वो कोई प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बैंक चल रही है ऐसा नहीं है, सरकार चला रही है ऐसा हो गया। वैसे देखा जाए तो एक और एडवांसमेंट हमारा 1998 में भी हुआ। वो था किसान क्रेडिट कार्ड, 1998 में शुरू हुआ। इसमें अगर हम एडवांसमेंट कहें तो ठीक है। 2005 में भारत सरकार ने यह प्रयत्न किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के खाते हो, यानी वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप वालों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि भाई जीरो बैलेंस है तो भी खाता चालू रखो। लेकिन उससे भी कुछ बना नहीं। इसलिए 2006 में 1992 से लेकर 1997 तक सी रंगराजन हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो इंचार्ज थे, टॉप पोजीशन पर थे। उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। सी रंगराजन की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने 2008 में अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज समय पर आवश्यक क्रेडिट, जरूरी गरीबों को, वीकर सेक्शन को किफ़ायती कॉस्ट में प्राप्त हो, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो भाई the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit were needed by the vulnerable group, weaker section, low income group
एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यह शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद में जब 14 के बाद से जो शुरू हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो काबिले तारीफ है। वैसे देखा जाए तो 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। यानी हर व्यक्ति अपना बैंक में खाता खोल सकता है। लोग हंसने लगे कि भाई बैंक में अगर कुछ भी उसे सेवा नहीं लेनी है, न तो उसे कुछ आवश्यक है, न तो उसको कुछ ब्याज चाहिए, न तो उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखना है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जनधन योजना चालू कर दी। इसलिए लोग हंसी उड़ा रहे थे कि ये जनधन योजना क्यों शुरू की। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये फाइनेंशियल सर्विसेज में ये वीकर सेक्शन गरीबों को समावेश करना उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, हेतु था कि वो सब लोग इस व्यवस्था में जुड़े। एक तो जो जनधन योजना के खाते खुले वो कौन से थे? तो सेविंग्स बैंक अकाउंट, यानी बचत खाता, यानी पैसा आप बचा रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो वो क्रेडिट भी ले सकते हैं। पैसा लेना और देना ये दोनों ये कर सकते हैं आज भी। बीमा योजना की सेवाएं भी वाया बैंक उनको मिल सकती है, पेंशन्स उनको मिल सकता है। इसमें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई गई, ऐसा शुरू में कहा गया। ये तो सेवाएं उनको मिलने लगी, लेकिन शुरू जब किया गया तब ये कहा गया कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री यह कहते थे कि जब हम कोई वेलफेयर स्कीम लगाते हैं, कोई कल्याणकारी योजना जिसमें सामान्य आदमी को उसका लाभ मिले, तो वो 100 रुपया निकलता है सरकार के खाते से, लेकिन गरीबों के पास 15 पैसे पहुंचते, यानी 85% बीच में ही कहीं गायब हो जाते थे। तो ऐसा ना हो, सरकार से निकले हुए कल्याणकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, ऐसी उसकी व्यवस्था थी। और बाद में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो मैंने कहा, भाई क्रेडिट मिल सकती है, पैसा भेज सकते हैं, पा सकते हैं, बीमा पेंशन वगैरह वगैरह, ये सब जनधन योजना जो बनी उसमें सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कल्याणकारी योजना का लाभ सीधा खाते में जाए, यानी कोई बीच में वाला कोई बिचौला कोई नहीं, सीधा जिसको देना है उसे पहुंच जाएगा। यह शुरू हुआ। अगर आप देखें तो ये जो जनधन योजना बनी, तो उसमें जो 28 अगस्त को यह योजना बनी, उस वक्त बहुत कम खाते उसमें खुले थे। लेकिन बाद में ये खाते इतने सारे खुल गए, क्योंकि क्या हुआ कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक तो मोबाइल, जो मैंने शुरू में ही कहा कि मोबाइल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और जनधन योजना, ये तीनों त्रिपुटी को इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से यह खाते भी बढ़ गए। अभी अगर हम देखें तो ये जनधन योजना के 55 करोड़ खाते हैं, यानी उसकी संख्या 55 करोड़ की हो गई। यानी इतने सारे खाते खुल गए, इसलिए बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस, यूपीआई, नेफ्ट, ऐसी कई सेवाओं के साथ जो वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, वो भी इसके साथ जुड़ गए और उनके लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो अपने आप मिलने लगे। देखिए,
इस योजना में जो कहा गया जनधन योजना, यानी कफल्लक लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सोचिए कि इस जनधन योजना में से 2.6 लाख करोड़ ऑफ रुपीस का डिपॉजिट बैंकों में आया। कभी सोचा था? ये लोग तो विकर सेक्शन के हैं, गरीब है, जिनके पास आय बहुत कम है। ऐसे लोगों को मिलाकर इन 55 करोड़ खातों में 2.6 लाख करोड़ ऑफ रुपीस का डिपॉजिट आया। देखिए, इसमें और एक बात शुरू हुई कि इसका रुपे क्रेडिट कार्ड भी देने लगे, तो वो भी 38 करोड़ ऐसे कार्ड दिए गए। और मैंने बहुत बार कहा है कि यूपीआई भी इसी की वजह से, क्योंकि आपके बैंक में खाता है तो यूपीआई का होता है, तो यूपीआई का वॉल्यूम जो है वो आज की तारीख में 18.68 बिलियन वॉल्यूम है। यानी यूपीआई में अगर पैसे का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 25 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है। इसमें और एक एडवांसमेंट आया, वह एडवांसमेंट आया, सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी शुरू कर दी। ये डिजिटल करेंसी यानी इंक्लूजन तो करना है, सबको साथ में लेना है, ये तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है। अभी ये जनधन योजना जो 2021 में थी वो 42 करोड़ थी, जो 55 करोड़ आज हो गई। यानी हम अकाउंट्स के बारे में देखें तो 31% ये खाते बढ़ गए 4 साल में। अब इसमें तो डीबीटी वाला जो मामला है वो तो 2014 से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी खाते बढ़ रहे हैं। जो मैं अभी कहने जा रहा था, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ई रूपी यह सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी आया है। इसमें ई रूपी का मतलब आप अपने बैंक में से कुछ पैसा 2000, 4000, 5000 निकाल कर इसमें डिजिटल वॉलेट में जमा कर दीजिए। डिजिटल वॉलेट कोई बैंक नहीं है। यह पैसा आपको किसी को देना है, खर्च करना है, तो उस खर्च के लिए इस वॉलेट का, वॉलेट यानी पॉकेट, पर्स, तो ये जो पर्स है वो सिर्फ आरबीआई चलाती है, किसी और बैंक के साथ नहीं है। यानी आपका पैसा आपकी जेब में जब चाहे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। यही वॉलेट जिसे आपको देना है पैसा, जहां आपको खर्च करना है, उसके पास भी ये वॉलेट होना आवश्यक है। बिना वॉलेट के नहीं होगा, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उसका एक कारण यह भी है कि यूपीआई आसानी से पैसे दिए जाते हैं, आसानी से पैसे लिए जाते हैं, इसलिए यह ई रूपी दिसंबर 2022 से आया, लेकिन 2025 तक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये डिजिटल करेंसी यानी नोट फटेंगे नहीं, नोट छपेंगे नहीं, उसका खर्च भारत सरकार को करना नहीं पड़ेगा। ऐसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह लिया गया है। देखिए, इसमें 2015 से अगर हम यह देखते हैं, क्योंकि ये इंक्लूजन वाला मामला आया, इस इंक्लूजन के मामले में जो सिंस इंसेप्शन अगर हम सोचे तो 14.5 करोड़ खाते थे, वो 230% बढ़ गए। यानी जनधन योजना जब हंसी उड़ रही थी उसके ऊपर, अभी वह प्रगति के पंथ पर है और आगे बढ़ रही है। शायद जनधन योजना इस नाम का, यानी विकर सेक्शन ये वो, अब शायद नहीं रहेगा। हम मानेंगे कि जैसे आप और मैं इस खाता, अपने बैंक खातों का उपयोग करते हैं, वैसे ये लोग भी विकर सेक्शन वाले भी अपने खातों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये पार्ट 1 आज मैं पूरा करता हूँ, पार्ट 2 फिर कभी मैं इसे आपको आगे लेके जाऊँगा। आभार, थैंक यू।